दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 22 को लेकर आ गया हूं। दोस्तों एक नया कंसेप्ट, एक नई बात, एक नई चीज आपको पास कराने के लिए। कमेंट 22 बेटे आज हम शुरू करेंगे कमेंट 22, क्वेश्चन 22। तो बेटे आज हम 22वें लेक्चर में एंटर कर चुके हैं, 21 कंसेप्ट कर चुके हैं, अभी और भी करना बाकी है, अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। बेटे आज मैं इस लेक्चर में आप सभी को क्या बताने वाला हूं, वो वही वाली शीट जो मैंने आपको लेक्चर 18 में लिखवाई थी। बेटे 21 तो हम कर चुके, 22 आपके सामने है। CS दिसंबर 2014 न्यू सिलेबस, CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। आइए क्या लिखा है, इन रियल लाइफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी आर jointly operational rather than independently determined। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी लिखवा दिया है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, आप चेक करिए आपने लिखा हुआ है, दिसंबर 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 22, इन रियल लाइफ द company's cost of debt and cost of equity, cost of debt and cost of equity are jointly operational, are jointly operational rather than independently determined। आराम से बेटे, आराम से एक्सप्लेन। बेटे CS न्यू सिलेबस दिसंबर 2014। आइए बेटे एक नया कंसेप्ट दोबारा कर डाले, 10, 12, 15 मिनट में एक नया लेक्चर सुन ले और अपना एक स्टेप और सक्सेस की तरफ बढ़ा डाले। सक्सेस आपके लिए बरकरार हो रही है, बस गले लगना है, गले लग जा। आइए 25 फरवरी और 25 अगस्त को हम अपने गले लगा लें बेटे, गले लगा लें और लाइफ में आगे बढ़े। बेटे ये जो चैप्टर है, मैंने वैसे आपको ये चैप्टर करवाया हुआ है बेटे, ये चैप्टर है बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस का। बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस का, और ये कंसेप्ट भी मैंने बताया हुआ। आप जरा बुक नंबर 1 खोल लें तो बेटे आपको कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर दिखेगा बेटे, ये रहा कंसेप्ट 11 यानी 21 कॉस्ट ऑफ डेट, कंसेप्ट 22 प्रेफरेंशियल कैपिटल, कंसेप्ट 23 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे सारी बातें लिखवाई हुई हैं। और बेटे इसके साथ साथ मैंने क्या किया, इसका आपको थ्योरी भी दे दिया। बेटे ये देखो, जरा सभी बच्चे बुक खोल लेंगे प्लीज, कसम होगी अगर आपने ना बुक खोली तो रजिस्टर भी खोल लेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 16। बेटे बुक तो ये रही मेरे सामने, कहां गई बुक? बेटे ये रही बुक, बेटे ये रही। बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 16 फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर है। बेटे खोल लो बेटे प्लीज बेटा, प्लीज। ये रहा बेटे पेज नंबर है 219, पेज 219।
बेटे यहां पे लिखा हुआ है हाउ कॉस्ट ऑफ डेट इज बीइंग कैलकुलेटेड, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जो बच्चे थ्योरी नहीं करके जाते, वो थ्योरी का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, फिर जो मन आता है बक 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 लिखते हैं और फिर नंबर नहीं आते। लेकिन आप मेरे बच्चे हो बेटे, आपने ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या है जरा देखिए बेटे, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं बेटे। इन रियल लाइफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ डेट and cost of equity are jointly operational rather than independently। क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में मतलब क्या है कि जो डिवेंचर्स की कॉस्ट है और जो इक्विटी की कॉस्ट है, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग कैलकुलेट तो कर लेते हो, लेकिन बेटे इसका दोनों में मिलाकर मिश्रण ही एक्चुअली में रियल लाइफ में काम आता है। जैसे आप किसी विवाह में खाने खाने के लिए जाएं तो बेटे पाव भाजी अच्छी लगती है आपको, चीला अच्छा लगता है, दही भल्ले अच्छे लगते हैं, तो बेटे आप सब चीजें मिक्स करके खाते हो। ऐसा नहीं कि दही भल्ले अच्छे लगते हैं बस दही भल्ले दही भल्ले दही भल्ले दही भल्ले ही खा रहा हूं, नहीं बेटे। कॉस्ट ऑफ डेट के अलग फीचर्स हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अलग फीचर्स हैं। एक ही माँ के दो बच्चे मान लिया, लेकिन बेटे जब आप रियल लाइफ में एंटर करते हैं तो इन दोनों का अपना अपना वजूद खत्म हो जाता है, ये मिलकर काम करते हैं। आइए आइए हम थोड़ी सी बातों को देखें। मैंने वैसे आपको ये बताया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हाउ मच funds you need for your company can be financed by two sources। बेटे पहला सोर्स है डेट और दूसरा सोर्स है इक्विटी। बेटे दो सोर्सेस से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ले सकते हैं, एक तो डेट और एक बेटे इक्विटी। आपको पता है डेट के ऊपर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। और आपको क्या ये भी पता है, आपको क्या पता है, पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस मतलब आप डेबिट कर सकते हैं। इसका मतलब टैक्स सेविंग on interest can be enjoyed। इसका मतलब आप इसमें जो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, ये आफ्टर टैक्स होती है बेटे, आफ्टर टैक्स होती है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर किया हुआ है उनको ये सारी बातें समझ आ गई है। मैं एक एक स्टेप लेकर वहां पर आ गया जो मुझे मुद्दा बताना था। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाह रहा है कि जो इक्विटी होती है उसके ऊपर हम डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, रादर सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द सेम। तो बेटे इसमें नो टैक्स सेविंग इज देयर। बेटे कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से ज्यादा होती है। ये बात तो बेटे मैंने नॉर्मल बताई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटे उसका फॉर्मूला मैंने बताया है, रिडीमेबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। फिर बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम 4 मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ मॉडल, अर्निंग प्राइस, डिविडेंड प्राइस, सीएपीएम कर सकते हैं ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग
एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं इस कंपनी के। बेटे आपको तो पैसों से मतलब है, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट में आपने रिटर्न कितना अर्न किया। तो मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, 6 लाख मैंने रेज किए डिवेंचर से और 4 लाख मैंने रेज किए इक्विटी से। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बेटे अब आप फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट्स देखें और रियल लाइफ सिचुएशंस को देखें, रियल लाइफ सिचुएशंस को देखें। मैं कहता हूं एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर आप इस प्रोजेक्ट में जो पूंजी लगाई उसमें हाउ मच आरओआई यू हैव अर्न्ड, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। बेटा आप प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हैं, आप उस समय ये नहीं देख रहे कि डेट से कितने पैसे लिए, इक्विटी से कितने लिए। बेटे हम आगे आ गए। तो बेटे इसके लिए यू कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट। तो अब आप ये बताइए वेटेड कॉस्ट में आपने पहले से ही फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। और बेटे सिग्मा डब्ल्यू एक्स 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 में क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटे डिवेंचर का अपने में वजूद खत्म हो गया जब वो वेटेड कॉस्ट में मिला। जैसे गंगा जी गंगोत्री से आ रही हैं और वो हिंद महासागर में मिल जाती है, यमुना जी यमुनोत्री से आ रही हैं वो भी हिंद महासागर में मिल जाती है। बेटे जब हिंद महासागर में मिल गए तो बेटे पानी तो पानी है, उस समय थोड़ी डिस्टिंग्विश होगा कि इक्विटी से कितना लिया और प्रेफरेंस से कितना लिया और डिबेंचर से कितना लिया। रियल लाइफ में आप वेटेड कॉस्ट को चेक करते हैं, ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ये वो स्टेटमेंट पूछ रही है। अब आप आंसर जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है, लिखना ये है जो मैं बता रहा हूं। तो आप इफ कॉस्ट वेटेड कॉस्ट इज मोर, आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इफ वेटेड कॉस्ट इज लेस, बेटे आप उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं भूपेश आनंद आपको नींद से उठाना चाहता हूं। आप अभी तक जो थ्योरी करते आए थे वो ट्रेडिशनल जमाने की थी। मैं आपकी बॉडी में नया ब्लड, नए कंसेप्ट्स, नया तरीका बता रहा हूं कि बेटे थ्योरी को करना कैसे है। एक तो बेटे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप गलत पढ़ते हैं। जब मैं पेपर चेक करता हूं या मैं बच्चे जो मेरे पास आते हैं, बेटे उन्होंने लिखा कुछ होता है, कहा गया कुछ होता है। तो पहली बात आप सब पेपर को ध्यान से देखें। दूसरी बात पॉइंट वाइज लिखें। तीसरी बात आप हमेशा बेटे डायग्राम 101 डायग्राम या जो मैंने क्लास में अलग से बनवाया उनको नोट करें। और बेटे उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं अगर आपने एक दो एग्जांपल्स भी दे दिए तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आप समझ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं जी एक बच्चा है, और सुन लीजिए एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, क्योंकि बेटे अगर आपको मतलब समझ आ गया ना तो फिर तो आप वहां पे लिख पाओगे। एक बच्चे ने 12th क्लास के पेपर्स दिए और बेटे उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस तरह के नंबर आए, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। बेटे इसका सपना था कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो। मान लेते हैं पहली लिस्ट 99% की निकली, कोई बात नहीं बेटे, अकाउंट्स में इसके 100 में से 100 आए, मैथ्स में 100 में से 100, स्टडीज में 100 में से 100, इकोनॉमिक्स में भी 100 में से 100, लेकिन बेटे इंग्लिश में आ गए 60 आउट ऑफ 100, क्योंकि पंजाबी फैमिली से था, घर में पंजाबी बोलते थे, 80 तुसी तुहाडे साडे। बेटे आप मुझे बताओ क्या इस बच्चे का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो सकता है? अगर हम माने कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है उन 4 बेस्ट 4 में से,
एक लैंग्वेज का पेपर भी लेना पड़ेगा। तो बेटे इस बच्चे के भले अकाउंट्स में 100 में से 100 आए, भले मैथ्स में भी 100 में से 100 आए, लेकिन बेटे एवरेज तो 99% से कम बन रहा है। तो बताइए रियलिटी में, रियल लाइफ में 100/100 इंपॉर्टेंट है या जो एवरेज आया वो इंपॉर्टेंट है? आप पेपर देते हैं, भले आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, अगर एवरेज 50% नहीं बना तो क्या आप पास होंगे? नहीं ना। तो रियलिटी में एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज? हाँ, स्टेप नंबर 1 इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बेटे स्टेप नंबर 2 जो रियल लाइफ है वो वेटेड कॉस्ट का बेटे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही वो पूछ रहा है। मुझे पता है कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कुछ आपको कंसेप्ट पता है, वो मैंने बुक से दिखा भी दिया है, तो थोड़ा सा वो लिखना है। बाकी बेटे ये चीजें लिखनी है तो नंबर ज्यादा आएंगे, बाकी तो पूरी दुनिया बेटे कुछ भी लिखता रहो। मैंने तो नोट्स में 3-4 पेज पूरे लिख दिए, बेटे वो लिखना ही नहीं है। थोड़ा बहुत इंस्टेंस देना है, फॉर्मूले लिखने हैं कॉस्ट ऑफ डेट के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, लेकिन बेटे ध्यान रखना है जो पूछा जाए उसी मुद्दे को ज्यादा एक्सप्लेन करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये कह सकता हूं, यस, in real life it is the common cost, it is the weighted cost, it is the total cost which is more important as compared to their independent identities, as compared to their independent identities। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।